नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। दो तीन इशू बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और एक इशू इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि पंजाब हुकूमत की किस्मत का फ़ैसला शायद आज हो जाए। वैसे तो अदालत ने एक दिन की मोहलत ली है, तो आज जो एतमाद का वोट लेना था परवेज़ इलाही को, वो एक दिन के लिए तो आगे बढ़ गया है, लेकिन हुकूमती अरकान ये दावा कर रहे हैं कि उनके नंबर्स पूरे हैं और परवेज़ इलाही आज ही एतमाद का वोट लेंगे। और अगर आज ही वो एतमाद का वोट लेते हैं तो उनको 186 अरकान की हिमायत चाहिए पार्लियामेंट में। एक तो ये बात है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उसका भी दावा है, वो ये कह रही है कि हुकूमती अरकान के पास 171 अरकान हुए हैं, 186 अरकान नहीं है। ये उनका दावा है, हम कोट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमें अपने सोर्स से पता है वो ये है कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, दोनों के पास जो नंबर हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। अब ये नंबर कैसे पूरे होंगे, क्या आज हो सकेंगे या नहीं होंगे, या कल अदालत जो है वो कोई फ़ैसला सुनाएगी और वो फ़ैसला क्या होगा, कितना कानूनी होगा, ये सब सवालात बनेंगे जो हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। इसके साथ साथ एक दो और इश्यूज़ हैं और वो ये है कि पाकिस्तान को जो सैलाब ज़दगान के हवाले से इमदाद मिली है, कुछ का दावा है 10.57 बिलियन डॉलर्स है, कोई तकरीबन इसको कह रहे हैं अभी इसमें इजाफा होगा। कहीं कहा जा रहा है कि ये लोन है, कहीं कहा जा रहा है ये ग्रांट है और कहीं इसे खैरात के तौर पर कहा जा रहा है। बहरहाल हुकूमत दावा कर रही है कि ये ग्रांट है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसकी बुनियाद पर जो उनका हदफ था उससे कहीं ज़्यादा उनको इमदाद मिली है। पाकिस्तान जो उनका दावा है कि जो 2018 के बाद तन्हाई का शिकार था, आलमी तन्हाई का, वो इंटरनेशनल बरादरी ने मौजूदा हुकूमत पर एतमाद किया है, ये दावा है। अब ये ग्रांट मिलती है तो जब से सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर है वो ये है कि जो बदतरीन सैलाब आया था पाकिस्तान में, उस सैलाब ज़दगान का अभी तक जो है वो असर है। जाहिर है कि आप उनको रेस्क्यू करते हैं, फिर रिलीफ होता है, फिर उसकी रिहेबिलिटेशन होती है, तो अभी तो पानी भी नहीं निकला है। तो ये जो रकम है, क्या हुकूमत, क्योंकि माजी में देखने में आया है कि रकूम तो मिलती हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए मिलती है उन लोगों पर वो रकूम लगती है या नहीं लगती है, ये सवाल अब भी उठ रहा है कि आया 11 अरब तकरीबन या 10.5 अरब डॉलर, जो बहुत बेहतर रकम है सैलाब ज़दगान के लिए, ये सैलाब ज़दगान को लगेगी या कहीं और चली जाएगी। इन इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ हैं इफ्तिखार दुरानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिद्दीक अल फारूक साहब, आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ होंगे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, रहनुमा JUI, उनका भी शुक्रिया, वो हमारे साथ शामिल होंगे। इफ्तिखार दुरानी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ जाता हूँ। जाहिर है कि इस वक्त पूरी कौम की नज़र पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन सूबे पे है और सूबा में ये दावा PTI की तरफ से आने लगा है कि उनके अरकान पूरे हैं, एतमाद का वोट आज वो लेने जा रहे हैं। तो ज़रा शेयर करेंगे सर कि आप कितने पुरुमीद हैं कि परवेज़ इलाही आज एतमाद का वोट ले लेंगे या ये फैसला कल अदालती फैसले पे जाएगा, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को अनाउंस किया था और परवेज़ इलाही साहब ने उसको एंडोर्स किया था, तो आज वो दिन है जिसमें इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आज रात को इसको खाने का वक्फा चल रहा है पंजाब असेंबली में, उसके बाद जो है आज एतमाद का वोट इंशाअल्लाह परवेज़ इलाही साहब लेंगे और उसके बाद जो है जो कि हमारा उसूली मौक़िफ़ रहा है जिसके ऊपर कि जी हम असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दी जाएंगी और उसमें हमारी अददी जो है अक्सरियत मौजूद है। वो अगर आप इस वक्त सोशल मीडिया पे तस्वीरें देख लें जो कि इनके नून लीग के रेप्स बैठे हुए हैं असेंबली में और जो हमारे जो वहाँ पे नुमाइंदे विजिटर गैलरी में बैठे हुए हैं,
तो रिजल्ट आपको वहां पे नजर आ जाएगा। आज जो है जी बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रोफेसर की राना सनाउल्लाह ने जो इंटीरियर मिनिस्टर थे और अतातार ने जिन्होंने कहा कि जी हम जियो फेंसिंग करके बताएंगे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ डॉक्टर साहब ये सुन के। मेरा ख्याल ये है मेरा इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो जियो फेंसिंग करके बताएगा कि ये टेररिस्ट कहाँ से आ रहे हैं, ये जो दाखिली सूरत हाल है इस क्यों कैसे हो रही है, ये अप्रैल से अचानक ये इसकी दहशतगर्दी इमरान खान के जाने के बाद जो है वो कैसे बढ़ गई। मुझे तो खर्चा ये है कहीं साथ उनमें कोई ये रजीम चेंज का हिस्सा नहीं है, तो वो जियो फेंसिंग उनका करने के बजाय मैं हैरान हूँ इंटीरियर मिनिस्टर टीवी पे आके उसकी इतनी ऑडेसिटी है, वो बता रहा है कि एक पार्लियामेंट के मेंबर की जियो फेंसिंग करेगा। ये क्या हुकूमत है डॉक्टर साहब? मैं तो हैरान हूं कि ये माफिया के हाथ चढ़ गया है हुकूमत, और उनको जो है इस वक्त समझ नहीं आ रही है कि कैसे वो इख्तिदार में रह के इस मुल्क का खून चूसें। और कोई कंडेम करने वाला नहीं है इस चीज को इस मुल्क में कि यार कैसे कह सकता है वजीर दाखिला खड़े होकर कि मैं पार्लियामान के मेंबर का जियो फेंसिंग करके बताऊंगा और साथ खड़ा वो भी ये कह रहा है। तो मुझे दहशत करके बताया कि ये 350 जो है धमाके कैसे हुए हैं। कल हमने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सेमिनार कराया इस्लामाबाद में, चेयरमैन तरीक इंसाफ ने उसमें एड्रेस किया हुआ है कि इमरान खान के दौर में तो कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ, इमरान खान के दौर में सारा अमन था, इमरान खान के दौर में खुशहाली थी और हर तरह बेहतरी थी। आज जो है वजीर दाखिला का काम क्या है? हुकूमत गिराना। उधर से सिंध से आप एक भेज देते हैं साहब, वो आ जाते हैं, उधर से केपी से इनका एक साहब है जिनके नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, खरीदो फरोख्त करेंगे, छांगा मांगा की सियासत। लेकिन डॉक्टर साहब आज की रात सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम बदल चुकी है, पाकिस्तान की सियासत भी बदल चुकी है, और एक ये नया पाकिस्तान है जहाँ पे लोग अपना वोट का तकद्दुस को भी जानते हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी जानते हैं। और वो जो एरा था जिसमें सहाफ़ी खरीदे जाते थे, जनरलों को कोशिश की जाती थी रिश्वत देने के लिए, जजेस खरीदे जाते थे, लोगों की भरना तस्वीरें पेश की जाती थी लीडरों की, वो जमाना चला गया है। सोशल मीडिया का दौर है, सब खुला है, सब नजर आ रहा है कि कोई हार्ड शेडिंग करेगा, कोई लोटागिरी करेगा, उसको लोग अपने मुकाम पे पहुंचाएंगे और निशान इबरत बनाएंगे। और उसके बाद आज देखेंगे इंशाल्लाह पंजाब में हम एतमाद का वोट लेंगे और इंशाल्लाह आगे जो है एक आम इंतखाबात की तरफ मुल्क जाएगा, क्योंकि ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है इस वक्त कि ऐसी इलेजिटिमेट और जिसकी क्रेडिबिलिटी ना गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे रहे और वो हॉर्स ट्रेडिंग के तरीके आवाम की तरफ ना जा सके, लेकिन वो सिर्फ ये है कि अपने पैसे की ताकत में, वो भी हराम का पैसा जो कि चोरी हुआ शुदा पैसा है, वो लाके लोगों को खरीदो फरोख्त करें और उसके बाद मुल्क का फैसला करें। वो वक्त डॉक्टर साहब, तो आज वो पाकिस्तान ये वो टाइम देखेगा। ठीक है, मैं आता हूँ जनाब सिद्दीक अल फारूक साहब। आपने जनाब इफ्तिखार दुरानी साहब की बात सुनी, उन्होंने बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाया है राना सनाउल्लाह के ऊपर। राना सनाउल्लाह का एक स्टेटमेंट ये भी मौजूद है कि मैं पंजाब से उस वक्त जाऊँगा जब हुकूमत तब्दील हो जाएगी या बदल दी जाएगी या बदल दूँगा। तो आप उनके इस किस्म के स्टेटमेंट को जो इफ्तिखार दुरानी साहब ने कहा है कैसे देखते हैं, और पंजाब में क्या आपको नज़र आ रहा है कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे? और जाहिर है एतमाद का वोट अगर वो लेते हैं तो फिर मेरा सवाल तो जिस तरह इब्राहिम ने कहा कि इमरान खान फ़ौरन असम्बली तहलील कर देंगे और फिर असम्बली तहलील करने की उनके पास इख्तियार होंगे। क्या कहते हैं सिद्दीक अल फारूक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार दुरानी साहब, मुझे और मैं इफ्तिखार दुरानी साहब को जानता हूँ और काश वो अपने लीडर की बात केपीके के हवाले से तो कह देते, क्यों उन्होंने कहा जी कि वो हमारी पुलिस के पास असला ही नहीं है कि दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें, और इनके दौर में इनको 10 साल पूरे होने वाले हैं, 9.5 साल इतने पुलिस वाले दहशतगर्दों के हाथों कत्ल हुए हैं। काश इफ्तिखार दुरानी साहब ही बता देते, लेकिन इफ्तिखार दुरानी साहब ने एक खास जो इन्होंने सारा पीटीआई के लोगों एक तकरीर तैयार की हुई होती है वो कर दी। दूसरी बात इन्होंने खुशहाली और अमन की कौन सी खुशहाली और कौन सा अमन जनाब? आपके दौर में इमरान खान साहब ने तो लाहौर में तकरीर करते हुए कहा था कि मैं टमाटर प्याज और चीनी से कम करने नहीं आया, वो सारी चीजें सामने थी। उन्होंने ये बात क्यों की ये भी बताइए। अच्छा, अब मैं इस बात पर आता हूँ जनाब,
इस वक्त जो एतमाद के वोट लेने की बात, जियो फेंसिंग की बात हो रही थी, आपको याद दिलाऊं डॉक्टर साहब, जब इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन के बाद एतमाद का वोट लिया था, तो अंदर बैठे हुए जो चंद एमएलएस थे अपोजिशन के, उन्होंने कहा कि इनकी तो वोट ही पूरे नहीं है। लेकिन उस वक्त के स्पीकर ने जो कुछ किया वो आपको मालूम है। इसलिए जियो फेंसिंग की बात है, एक रुकन गिन कर बता देंगे कितने हैं, उनके वोट कितने हैं। आपकी अगर के पास एतमाद के वोट होते तो आज भी अपनी पार्लिमानी पार्टी के लीडरशिप से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा बड़ा शुक्रिया पाए हैं, और जो नहीं आज पीछे हूँ तो वो ढूंढ रहे हैं कहाँ है वो, हमें मालूम। लेकिन अगर इन्होंने ईमानदारी से ले लिए, पूरे इन्होंने कर ली, तो सब मालूम हो जाएगा। अगर हेरा फेरी करने की कोशिश की, वो भी सामने आ जाएगी। वो इनके पास नहीं है, ये हमें मालूम। अच्छा, आप ये समझते हैं कि वोट इनके पास नहीं है, लेकिन अगर सर मेरी एक बात है, आप समझते हैं कि वोट इनके पास नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ भी तो है कि वोट आपके पास भी नहीं है, मसलन नंबर आपके भी पूरे नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये अगर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सके तो फिर तो फैसला चला जाएगा वज़ीर आला के इंतखाब पे, और वज़ीर आला के इंतखाब के ऊपर आप समझते हैं कि आपके पोस्ट वोट इंटैक्ट है सर? डॉक्टर साहब, अभी ये जो बात आपने की है ना, यही बात है। जो वज़ीर आला का इंतखाब होगा तो देखेंगे कि अगर हमारे पास वोट हुए तो हम अपना वज़ीर आला बनाएंगे। इस वक्त वो यही है कि हर चीज सामने वाली बात है। ये 1-2 दिन की बात है। आप ये कैसे वोट लेते हैं? अगर इन्होंने हेरा फेरी नहीं सोची तो नहीं सोचा हुआ कोई स्पीकर के कोई, लेकिन वो पकड़ी जाएगी, मैं फिर अदालत में चला जाएगा काम। ठीक है, मैं जनाब आता हूँ मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, अदालत में तो ऑलरेडी केस गया हुआ है और अदालत ने एक दिन और दे दिया है, हालांकि 11 जनवरी ख़त्म हो गया और गवर्नर का इस्तेहक़ाक़ है। आइन कहता है, कानूनी माहिरीन कहते हैं कि वो उनका स्टेटमेंट सही था, लेकिन उसके बाद नहीं लिया गया वोट परवेज़ इलाही की तरफ से। उनका ये कहना था कि जी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इलेक्टेड वज़ीर आला हूँ, 186 वोट पहले ले चुका हूँ। गवर्नर का ये जो कहना है, आज भी उनके जो है वो आपके वकील ने कहा कि मेलाफाइड इंटेंशन है गवर्नर का। और लेकिन जो एकदम ये फ़ैसला आया कि हमारे नंबर पूरे हैं और हम लेने जा रहे हैं एतमाद का वोट, तो परवेज़ इलाही आज रात को एतमाद का वोट ले लेंगे। और जैसे डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी कह रहे हैं, जैसे ही लेंगे तो असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे, ये भी करेंगे और शायद KPK भी करेंगे। और अगर फ़र्ज़ कीजिए आज नहीं हो सका या कोई मसला हुआ तो फिर कल अदालती फ़ैसला आएगा। कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, वो अदम एतमाद और एतमाद में फ़र्क है ना। पंजाब गवर्नमेंट की ख्वाहिश थी कि अपोजिशन अदम एतमाद लाए ताकि 186 का अदद उनको पूरा करना पड़े, और पंजाब अपोजिशन की ये ख्वाहिश थी कि नहीं, हम अदम एतमाद नहीं लाएंगे, आप एतमाद लें। तो उन्होंने गवर्नर का रास्ता इस्तेमाल किया। तो ये 186 का अदद है तो बहुत भारी है, दोनों इससे डरते हैं। लेकिन गवर्नर की मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून का गवर्नर था तो उनको ये फ़ायदा हुआ और अदालत ने उसको मान लिया। 2 हवाले से तो शिकस्त हुई है जनाब परवेज़ इलाही साहब को। एक शिकस्त ये हुई है कि वो कह रहे थे कि गवर्नर हमारी असम्बली को तोड़ नहीं सकता, लेकिन जब वो गए हैं स्टे लेने के लिए तो उन्होंने मान लिया कि उन्होंने तोड़ दिया है उसको। और दूसरा वो ये कह रहे थे गवर्नर का जो आर्डर है वो ठीक नहीं है, तो फिर वो गवर्नर का आर्डर अदालत ने ठीक करा दिया और वो एतमाद का वोट लेना पड़ा, अदम एतमाद नहीं आया, और इस तरह परवेज़ इलाही साहब एक मुश्किल में फंस गए हैं। ये जो नून लीग है और मुस्लिम लीग नून और PTI,
इन दोनों के फ़िक्र बराबर हैं, दरमियान में कुछ लोग गायब हो जाते हैं। तो अब दोनों की तरफ से वो हाथ की सफाई का मामला होगा। अगर हाथ की सफाई दिखाई जनाब परवेज़ इलाही साहब ने तो फिर वो आज वज़ीर आला यानी कायम रह जाएंगे, और अगर हाथ की सफाई उनसे उन्होंने नहीं दिखाई, राना साहब ने दिखा ली, तो ये हम कौम इंतज़ार कर रही है किसके हाथ की सफाई है। ये तो आपको चंद लम्हों के बाद मालूम हो जाएगा। अब अगर बिलफर्ज़ व तकदीर वो वज़ीर आला बन गए तो क्या वो असेंबली तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? तो मेरी एक जुदागाना राय है कि वो नहीं तोड़ेंगे, इसलिए कि असेंबली तोड़ना बहुत मुश्किल है उनके लिए। एक प्याला, उसको मैं जानता हूँ परवेज़ इलाही साहब को, एक कप तोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है, असेंबली तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर असेंबली तोड़ भी दी गई तो परेशानी की बात नहीं है। जमहूरियतों में ऐसा होता है कि कौमी और सूबाई असेंबली की इंतखाबात एक साथ नहीं होते, आगे पीछे होते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, हम पंजाब का इलेक्शन पहले कर लेंगे और KPK का पहले कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है वो मुस्तैद है, और इंशाअल्लाह वो जो कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा वो अपने वक्त पे होगा। अगर चीज़ों को आइन के मुताबिक ले जाया जाए तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी वो होती है कि जब कोई आदमी अपने आप को आइन से बालादस्त देखता है, तो आधे घंटे के बाद ये पोजीशन वाज़ेह हो जाती है, तो इंशाअल्लाह उस पर मुस्तक़बिल का जो मंजरनामा है वो भी सामने आ जाता है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके अंदर जो फतह होगी उसको फिर कबूल करना होगा दूसरी पार्टी को। अगर आज वज़ीर आला परवेज़ इलाही रहते हैं तो फिर अपोजिशन को चाहिए कि उसको कबूल करें, और अगर वो नहीं रहते तो फिर उनको चाहिए कि वो साइड पे हो जाएं। यानी अगर आइन को फॉलो किया जाए तो हमें बहुत सारे मसाइल से हम बच सकते हैं इंशाअल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी आपने बहुत सही बात कर दी है। मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा और ब्रेक के बाद वापस आता हूं और एक और अहम इशू को आपके सामने रखता हूं। एक छोटे से ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक जी। इफ्तिखार दुरानी साहब, जैसा कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने एतमाद का वोट ले भी लिया और फिर असम्बली तहलील कर दी तो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करा देगा। अब यहाँ पर इंतखाबात हुए तो दो बातें होंगी। एक तो ये है कि या तो आप जीत के दोबारा इन सूबे के हुक्मरान बन जाएंगे, या फिर आपको शिकस्त हुई तो ये अपोजिशन के पास चला जाएगा सूबा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? आप जो जनरल इलेक्शन मांग रहे हैं वो तो देने को तैयार नहीं है। एक तो ये बात, और दूसरा इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि जी ये हुकूमत इसको बहुत बड़ी कामयाबी कह रही है, जो 10.57 तकरीबन $11 बिलियन जो इनको वो कह रहे हैं ग्रांट मिली है, कोई लोन कह रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये कह रहे हैं हुकूमत बहुत बड़ी कामयाबी है। जी सर। देखिए, एक तो ये है कि इस वक्त जो इजलास में देखें तो अपोजिशन क्या डिमांड कर रही है। वो कह रहा है कि जी इजलास मुलतवी किया जाए, तो ज़ाहिरी शिकस्त नज़र आ रही है उनको। परवेज़ इलाही साहब जो है वो पहुंच चुके हैं पंजाब असम्बली में, और अगर ये जो है किसी सूरत में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कोई इशू आता भी है तो हमारे पास बिल्कुल राइट मौजूद है कि हमारे तमाम मेंबरान जो है मुस्ताफ़ी हो जाएं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो हुकूमत है ये मुसल्लत की गई है रजीम चेंज के थ्रू, और हम हत्तुल वसा कोशिश करेंगे। इस तरह कि हमने नेशनल असम्बली से जो है रिज़ाइन किया हुआ है, और इस तरह बाकी जहाँ जहाँ पे हमारी हुकूमत है वहाँ से हम चाह रहे हैं कि ये हुकूमतें असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके हम जमहूरी तरीका, जमहूर में जो है जी वो सबसे बड़ी ताकत है जमहूरियत की, वो अवाम है। अवाम फैसला करे, ताकि ये जो निज़ा का आलम है जिसमें आपका अगला सवाल भी मैं कवर करता चलूँ साहब, ये जो निज़ा का आलम है ना कि ये अनसर्टेनिटी है, ये इकनॉमिक अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से है। और जब एक हुकूमत जो कि अवाम के वोट से मुंतखब होके और मजबूत हुकूमत आएगी तो हम इस टर्मोइल से जो ये मुश्किल है इससे गुजर के आगे मुश्किल फैसले करके और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। इस वक्त ये हुकूमत अगर इसको सस्टेन कर भी जाती है ना, रुक गई है 4-6-8 महीना और ये इंतखाबात, तो ये जो नजर आता है ये चलता रहेगा, यहाँ पे गरीब इसी तरह पिसता रहेगा। और डॉक्टर साहब इनको जो है ये जो इस वक्त हमारे इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत कर देगी, इनको कोई परवाह नहीं है गरीब की।
देखिए ना, इस्लाम में, क्योंकि मुफ्ती साहब मौजूद हैं, इस्लाम में कहा गया है, इसराफ से इज्तनाब कहा गया है। उन्हें कहा जी सादगी गुजारें। एक पूरा का पूरा अजड़ यहाँ से सैकड़ों लोगों का एक जो है टबर रवाना हो गया जिनेवा मीटिंग अटेंड करने के लिए। वो मीटिंग थी वर्चुअल, सारे के सारे की दुनिया के लोग जो थे, जो लीडरान आए हैं, वो जो है सारे के सारे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में यानी कि थ्रू वीडियो लिंक खिताब कर रहे थे। लेकिन हमारे वालों ने जाके सर्दी और बर्फ देखनी थी जानेवा की, वो महंगे तरीन सूट और टाइयां पहन के खिरात मांगने गए। ठीक है जी। अभी इसका एक तनाजर भी है। अब डॉक्टर साहब आपकी तो बड़ी गहरी नजर, अगर आपको याद 2011 में सैलाब आया था, उस जमाने में ये डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, जिसका सेक्रेटेरिएट यहाँ पे भी है, उनके थ्रू एक डोनर कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। इन्होंने तकरीबन कोई 7 बिलियन के प्लेजेस उस वक्त दिए हुए थे, उसमें से रियलाइज हुए थे 1.9 बिलियन। और एक बड़ा सीरियस केस है सिंध हुकूमत का, जिसमें $900 मिलियन का अभी तक जो है वो कहीं पे हिसाब पता नहीं चल रहा, वो कहाँ चला गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने प्लेज किया। आपने अपने इब्तिदाइये में कहा था कि जी इमरान खान की जो तन्हाई थी, इंटरनेशनल जो थी, बैनुल अक़वामी तन्हाई खत्म हो गई है। डॉक्टर साहब, इस मुल्क में वो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई है 23 मार्च सन 2022 को, सबसे बड़ी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, जिसमें अमेरिका और चाइना और मुख्तलिफ मुल्क शामिल थे। उनके वज़रा ख़ारजा यहाँ पे इस्लामाबाद आए हुए थे। वो कौन सी तनाई खत्म हो गई है? एक। दूसरा, अगर आप देखें तो इस साथ वाले मुल्क के जो वजीर आज़म हैं, वो कहते हैं कि मेरा मिशन पूरा हो गया। हर जगह पे ये भीख मांगते हुए जा रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये लोग चाह क्या रहे हैं इस मुल्क के लिए। इनका ना कोई प्लान है, ना इनका अमल है कोई। क्योंकि देखें, ये आए थे हमारे पर 4 इन्होंने जी लॉन्ग मार्च किए थे, 3 ये थे महंगाई पे कि हम आएंगे, हमारी एक तजर्बेकार टीम है और यहाँ पे हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे और यहाँ पे डॉलर यूं गिर रहे होंगे और आपको पता नहीं है हमने बहुत बड़ा किया। डॉक्टर साहब, 2018 में जब हमें हुकूमत दी गई थी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी दुनिया की जितनी भी थी, उसने पाकिस्तान को नेगेटिव में रखा हुआ था। इसका मतलब है कि दुनिया का पाकिस्तान में एतमाद नहीं था सरमायाकारी करने के लिए। इमरान खान ने सबसे मुश्किल जो पेंडेमिक था, वबा थी, कोविड, वो उनमें बेहतरीन 5 ममालिक में आया कि उन्होंने कोविड मैनेज किया। और हमने उसमें जो परफॉर्मेंस दी है वो 25 तारीख में बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। और वो जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है वो इस महीने लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जी 6% ग्रोथ है 2022। दूसरी तरफ तमाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसीज वो फिर पाकिस्तान को पॉजिटिव दिखा रही है। इसका मतलब ये है कि ग्रोइंग इकोनॉमी है, लोग इत्तेमाद कर रहे थे। अच्छा, अभी मैं जो मर्जी कहूँ, आप जो मर्जी कहें, सिद्दीक उल फारूक साहब जो मर्जी कहें, मुफ्ती साहब, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी झूठ नहीं बोलती हैं। वो सियासत पाकिस्तान में नहीं करे, वो एग्जैक्ट बता रही हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हमने हंसता बसता पाकिस्तान जो है इनको दिया, जिसमें ना टेररिज्म था, ना इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, महंगाई थी, लेकिन ऐसा तूफान नहीं हुआ कि जी गैस खत्म है, 74% इजाफा हो गया, बिजली में इजाफा हो गया, पेट्रोल खत्म हो रहा है, डॉलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप डॉक्टर साहब, आपको पता है इस वक्त जो वो हालात जराई है, यानी कि जो आप ऑपरेशन के लिए चीजें मंगवाते हैं, वो पेवनकारी खाद यहाँ पे नहीं मिल रही है। पेवनकारी, बिल्कुल सही कहा आपने, पेवनकारी भी नहीं मिल रही है और उसके साथ साथ आटा भी जो है स्मगल हो रहा है। जी, मैं सिद्दीक अल फारूक साहब से पूछ लेता हूँ, कई सवालात आपने उठा दिए, मैं अब कोई सवाल नहीं उठाता हूँ। सिद्दीक अल फारूक साहब जवाब दीजिए, इफ्तिखार दुरानी साहब ने जो सवाल उठाए। मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि पीटीआई के दोस्त इमरान खान समेत मुझे ये बताएं कि जब कोरोना यहाँ आया तो वो जो गैर मुल्की इमदाद आई थी वो खैरात थी या इनको नजराना पेश किया गया था? अगर वो खैरात नहीं थी तो फिर जो हमें इस वक्त इमदाद का ऐलान हुआ है वो भी इमदाद ही है। आपके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने गैर मुल्की इमदाद जो कोरोना के लिए आई थी उसका ऑडिट किया, 40 अरब की करप्शन उन्होंने उठा के सामने रख दी, जो इमरान ने रिपोर्ट छुपा दी थी, IMF के दबाव पे निकाली, नंबर 1। दूसरी बात, इन्होंने कहा जी टेररिज्म हमारे दौर में नहीं था। मैंने अभी इनसे सवाल किया है कि आपके दौर में 350 से ज्यादा पुलिस वाले जो हैं वो टेररिस्ट ने शहीद कर दिए KPK में, आप कैसे कहते हैं कि टेररिज्म नहीं था? दूसरी बात यह है कि आप कहते हो अवाम अब तब्दीली। भाई, आप तो इमरान खान का हाल खराब है। अभी आपने पहले तो
25 मई को देख लिया, फिर 26 नवंबर को देख लिया, कितने लोग आपके साथ निकले? फिर अभी गवर्नर हाउस के बाहर मुजाहरे का कहा, कितने लोग आपके साथ निकले? कोई नहीं निकले। भाई ये जो रोज वीडियोस आप इमरान खान की आ रही हैं और इमरान खान तरदीद नहीं कर पा रहे, कहते हैं मेरे तो पर्दा डालो, इमरान खान कहते हैं इन पर पर्दा डालो, मेरे ऐप छुपाओ, या तो तरदीद करो। तो इसलिए ये रोज तब्दील मौक़िफ़, रोज यू टर्न, उस पे इमरान खान को कहीं का नहीं रहने दिया। उसके बाद आप फरमाते हैं कि जनाब अली ये जो हमारे अभी टीम गई है अपना जेनेवा में इतने मुमालिक आए हैं, हमारे रेलेवेंट लोग गए हैं, वजीर खारजा, वजीर खजाना, वजीर आजम और 2 लोग और, जिन्होंने मुतल्लिका लोगों से पर्सनल राब्ते भी करने थे, मसाइल भी डिस्कस करने थे। ये सारी बातें वीडियो लिंक पे नहीं होती। ये एक मौका है कि एक जगह पर आलमी रहनुमा जमा हुए और बगैर लंबे चौड़े खर्चे और हर मुल्क के दौरे के वहां आप हर मुल्क के अहम लोगों से मिल लिए, अपनी बात की, उनकी बात सुनी। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि जनाब वो वीडियो लिंक पे, या वो जाहिल हैं या वो जानबूझ के इस पर पर्दा डालने की या इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। रह गए करप्शन और फलां, आपके दौर में करप्शन 15 पॉइंट बढ़ी, पाकिस्तान 15 पॉइंट करप्शन में ऊपर चला गया। आपके दौर में पासपोर्ट पाकिस्तान से सिर्फ नीचे 3 अफ्रीकी मुल्क रह गए थे, सबसे नीचे पाकिस्तान चला गया। उसके बाद करप्शन की बात करते हैं, 250 अरब रुपए आरिफ नकवी के, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आप करें ना तरदीद उसकी, जाएं उसके खिलाफ। फिर आपने 50 अरब आए बरतानिया से काला धन, आपने क्या किया, कहां किया वो अपना मलिक रियाज के। फिर 40 अरब मैं कोरोना की बता रहा हूं। फिर अभी आपने इमरान खान को KPK में 2 मरतबा कानून साजी करके हेलीकॉप्टर के जो मिस यूज है उसमें NRO उसको दिया इमरान खान साहब को। फिर आपने गंदम, चीनी, ये सारी चीजें जो है हमने आपको दी तो सरप्लस थी, आपने एक्सपोर्ट की ये चीजें, तो करप्शन नहीं की तो क्या किया आपने, मुझे बताइए। ठीक है, मैं इस पे जरा सा एक तो उस पे सिद्दीक अल फारूक साहब, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लेना चाहता हूँ। ये जो आटा स्मगलर हो रहा है इसमें कौन जिम्मेदार है, सूबाई हुकूमत है या मरकजी हुकूमत है? मुझे ये बताइए कि सूबों के जो बॉर्डर्स हैं आपस में मिलते हैं, उन पे सूबाई हुकूमत का कंट्रोल होगा या किसी और का होगा? जहां मरकजी हुकूमत की बात है, जहां फौज या रेंजर्स वो मुतय्यन हैं, वहां वो लोग जिम्मेदार होंगे। लेकिन ये अंदर जो स्मगलिंग हो रही है, जो गंदम पूरी सप्लाई नहीं कर रहे, ये गंदम जो है वो यानी गंदम मौजूद है 2.5-30, ये दावा करते थे कि जनाब हमने हमारी बम्पर क्रॉप हुई है। अगर बम्पर क्रॉप आपके दौर में हुई पिछले साल अप्रैल मई में, तो भाई 30 लाख टन गंदम हमें इंपोर्ट क्यों करनी पड़ी? इस वक्त 2.5 लाख टन गंदम जो है वो कराची पोर्ट पर खड़ी है, जहाज आ गए हैं। लेकिन अगर इन्हें 2.5 लाख टन अपना मन रोजाना देनी थी तो पंजाब में तो अपना परवेज इलाही ने कम करके आटे का बहरान पैदा किया, KPK में बहरान पैदा हुआ। तो ये वज़राए आला और सूबाई हुकूमतें जिम्मेदार हैं। ठीक है, ठीक है, मैं इस पे एक ब्रेक पे जाऊंगा नाज़रीन, फिर जरा मुफ्ती साहब से पूछता हूं कि उनकी क्या राय है मौजूद पे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। जी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, एक तो ज़रूर बताइए, ये जो डोनर्स की जो आपका इजलास था जिस पे तकरीबन 10.57 बिलियन डॉलर्स हुकूमत ग्रांट कह रही है, बहुत बड़ी कामयाबी कह रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। और दूसरा ये कि सर ये जो इफ्तिखार दुरानी साहब का ये स्टेटमेंट के निज़ा का हालत है, मसलन माशी परेशानी, मसाइल, सियासी अदम इस्तेहकाम, सूबों में दंगल, तोड़ फोड़, आटा स्मगल हो रहा है, लोग मर रहे हैं, सैलाब से मसाइल हैं, तो बेहतर नहीं है सर कि नया मैंडेट जो है वो लिया जाए, इलेक्शन कराया जाए, फ्रेश इलेक्शन, जो हुकूमत आती है उसको फ्रेश मैंडेट मिलेगा, ज़्यादा हुकूमत यानी ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान परफॉर्म करेगा? क्या कहते हैं सर?
डॉक्टर साहब, असल जवाब का हक तो सिद्दीकुल फारूक साहब का है ना, और मैं तो ज़रा इस तरह गुजारिश करूँगा कि इफ्तिखार दुरानी साहब का एहतराम भी बाकी रहे और सिद्दीक साहब का जो मौक़िफ़ है उसमें भी कमी ना रहे। मेरी राय के मुताबिक तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है ना कि 9.7 कहते हैं, या वो $1 अरब जो सऊदी अरब ने वादा किया, सफ़ीर का बयान आया है, इस तरह ये $11 अरब होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी। जुज़वी इत्तेफाक हो सकता है कि ज़्यादा लोग गए हैं तो नहीं जाना चाहिए, और फिर ये कहा जी आप यहाँ वीडियो लिंक से बात करें, नहीं भाई आपकी ज़रूरत है, आपको तो वहाँ मकाम पे जाना होगा। वीडियो लिंक पर वो बात करते हैं जो देने वाला हाथ होता है, लेने वाला हाथ तो मजबूर होता है, उसको तो जाना पड़ता है। लेकिन इससे इत्तेफाक है कि लोगों को ज़्यादा नहीं जाना चाहिए था। डॉक्टर साहब, जब आप मईशत की बात करते हैं तो चंद इशारियों को देखना पड़ता है। एक ये कि आपके माली ज़खायर क्या हैं, और आपके कारखाने खुले हैं या बंद हैं, और क्या क्या चीज़ें बना रही हैं, आपके दरामदात क्या हैं और बरामदात क्या हैं, और ये देखा जाता है कि आपका ज़रिए मुबादला कितना है। तो जब एक बैनुल-अक़वामी करेंसी है US डॉलर, जब वो आपके यहाँ आता है तो इससे माशी इस्तेहकाम की तरफ कदम उठता है और ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब आपके यहाँ ये आएगा, इतने डॉलर आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे तो बहुत ज़्यादा कामयाबी है अगर इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। एक और फ़ायदा भी होता है कि वही ममालिक हमें कर्ज़े देते हैं जो यहाँ जेनेवा के अंदर हमारे साथ वो ताउन करते हैं, तो हमें कर्ज़ों में भी सहूलत मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगा। IMF की कुछ शराइतें भी डील हो जाएंगी कि भाई सैलाब ज़्यादा लोग हैं, इन पर रहम करो, कोई यहाँ भी हमें फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा तो है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई ऐसी शक नहीं है। लेकिन मैं ज़रा नहीं मालूम इफ्तिखार दुरानी साहब और इमरान खान साहब के दरमियान कितने अच्छे ताल्लुकात हैं और कितने रोज़ बाद मुलाकात होती है। अगर हमारी दरख्वास्त वो पहुँचा सके तो ज़रूर पहुँचाएँ कि हम तो आप पर खुश हो रहे थे पार्टी से बाहर भी कि आप कोई अच्छा कर लेंगे, इसलिए कि आपकी जो हुकूमत थी वो ज़ाहिर है आपको बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा हिमायत हासिल थी और मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट तो आपको लाए थे। बिल गेट्स एक बहुत बड़ा इशारिया है मालियात में, वो आपके साथ था। ट्रम्प साहब की हिमायत भी आपको साथ थी। गोल्डस्मिथ की बात तो आप समझ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो मेरी मुख्तसर सी तारीख़ है पाकिस्तान की, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत एक ऐसी खुशकिस्मत हुकूमत थी कि जिसको बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल ताउन हासिल था और उन्हें हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट तो वो लेकर आए थे। तो वहाँ कुछ करना चाहिए था। तो मैं बहुत अफसोस से कहता हूँ कि आज जब मैं तज़किया करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि हम कुछ नहीं कर सके। जब हम कुछ नहीं कर सके तो मान लिया जाए कि इमरान खान दोबारा आएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, वही इमरान खान है। जब तक इमरान खान जिंदा है, हमारे वज़ीर आज़म अगर PTI जीतती है तो वो इमरान खान ही होंगे। इतने हम ज़्यादा जमहूरी तो नहीं हुए कि फ़लाँ आदमी काबिल है उसको आगे किया जाए, तो ज़ाहिर शख्सी पार्टी होती है इस तरह की। तो इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म आए तो हमने तो उनका पहला दौर देखा है ना, तो दोबारा क्यों आजमाया जाए। कोई ऐसी नई बात आप बता दें ताकि आवाम को मालूम हो जाए कि अब की बार वो आएंगे तो ये कौम को फ़ायदा होगा। एक मिनट इसलिए मैं समझता हूँ कि आज तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन ये साथ साथ ये भी अर्ज़ करता हूँ कि मेरे लिए ये बात कौम के लिए बहुत अफसोसनाक है कि आज मोदी कहता है कि मेरा मिशन पूरा हो रहा है। बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ज़रा ये देखिए कि उसका मिशन कौन पूरा करता है। तो सियासी अदम इस्तेकाम से मिशन पूरा होगा ना। अब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो भी सियासी अदम इस्तेकाम था, यानी हुकूमती अंदाज में, और जब वो बाहर आए तो भी सियासी अदम इस्तेकाम। मुझे जरा सा मुझे टाइम देना है, इफ्तिखार दुरानी साहब को 1.5 मिनट देना है मुझे आखिरी में सर। मैं सर बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं इफ्तिखार दुरानी साहब की तरफ आता हूँ। सर इफ्तिखार दुरानी साहब आपके पास 1.5 मिनट है, कुछ कहेंगे सर आप? जी बिल्कुल, देखें हम इनकी जो मशहूरी है दुनिया में नून लीग की और नवाज शरीफ की उसकी फैमिली की थी, वो थी लाहौर टू इलफर्ड वाया पार्क लेन, और पीपल्स पार्टी की थी प्रिंसेस एंड द प्ले बॉय, और उनके ऊपर मुतअद्दिद करप्शन की किताबें लिखी गई हैं। रहमान मलिक साहब ने 1993 में बताया कि M2 की करप्शन के ऊपर उन्होंने पार्क लेन खरीदा,
अच्छा, अभी मुफ्ती साहब को मैं ये बताता चलूँ कि इमरान खान दुनिया में पिछाना जाता है उसकी फिलंथ्रॉपी के ऊपर कि जी वो दुनिया में वो वाहिद बंदा है कि अमेरिकी सदर जब रिटायर हो जाता है तो नेक काम करता है। ये अपनी ज़िंदगी में फलाई काम करते हुए सियासत में आया हुआ है और उसने पाकिस्तान को बेहतरीन इदारे दिए, 3 शौकत खाना गरीब के लिए, 75% मुफ्त इलाज है। फिर उसके बाद नमल दिया, उसमें 90% मुफ्त तालीम है। फिर अलकादिर दिया जिसमें वो एक कनेक्टिविटी है रिलीजियस और मॉडर्न नॉलेज की, और उसमें 90% लोग मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इमरान खान वाइड लीडर है ठीक, जिसका कोई सरे महल नहीं है, ठीक, कोई पार्क लेन एवेन्यू नहीं है, ना स्विस बैंक में पैसे हैं। इमरान खान का जीना मरना यहाँ पे ठीक है। बहुत शुक्रिया, इसलिए इमरान बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।